परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड युवा कांग्रेस के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल जर्नी ऑफ लीडर्स में, जिसमें आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो जिस मुकाम पर आज हैं उस मुकाम को पाना हर किसी के लिए एक सपना होता है। इसी के साथ स्वागत करते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, चकराता विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, जो पिछले 25 वर्षों से लगातार चकराता के लोगों की सेवा कर रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री जिन्हें उत्कृष्ट विधायक के खिताब से नवाजा गया था, श्री प्रीतम सिंह जी का। प्रीतम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। पॉलिटिकल जर्नी ऑफ लीडर्स में अगर आपके राजनीतिक सफर की बात करी जाए तो आपका राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ। छात्र राजनीति के अनुभव किस प्रकार मुख्य धारा की राजनीति में सहायक होते हैं? देखिए, राजनीति मुझे विरासत में मिली है, और जब राजनीति विरासत में मिलती है तो स्वाभाविक बात है कि जो वातावरण होता है उस वातावरण के अनुरूप जो है हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। छात्र राजनीति में रहे, छात्र राजनीति के साथ साथ NSY में कार्य करने का अवसर मिला, उसके बाद यूथ कांग्रेस में कार्य करने का अवसर मिला, कांग्रेस में कार्य करने का अवसर मिला, और मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो ब्लॉक प्रमुख से मैंने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया, जिला पंचायत सदस्य के रूप में और विधायक के रूप में, और विधायक के साथ साथ मंत्री के रूप में इस प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से मेरा लगातार ये प्रयास रहा, लगातार ये कोशिश रही कि जो दायित्व हमें मिला है उस दायित्व का निर्वहन हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करने का काम करें, और इसी के तहत जो है कार्य किया। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर सौंपी है, तो मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के सपनों के अनुरूप कांग्रेस को मजबूत करने का काम करूं, और उस दिशा में हम लगातार प्रयासरत हैं। जी। केदारनाथ आपदा के जख्म अभी भरने ही शुरू हुए थे कि उत्तराखंड में फिर से एक भीषण आपदा ने दस्तक दी। आप वहां गए, आपने वहां जाकर पूरी स्थिति का जायजा लिया। किस प्रकार की तैयारी सरकार द्वारा की गई है? और अभी कल ही वहां के DM द्वारा आदेश दिया गया कि वहां पर जो युवा कांग्रेस के द्वारा जो वहां राहत पहुंचाई जा रही है, वहां के पीड़ित लोगों को, जो वहां पर जो टीम्स वहां पर पहुंची हैं, उसके लिए रोक लगा दी गई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2013 में केदारनाथ आपदा आई, और उस आपदा ने निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के अंदर जो है ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने ला करके खड़ी कर दी कि ये राज्य, जिसकी भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी विषम है कि अगर वहाँ पर कोई आपदा आ जाए तो उस आपदा पर तत्काल प्रभाव से जो है कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और 2013 में जो आपदा थी, उस आपदा का अगर मैं जिक्र करूं, क्योंकि मुझे उस समय वहां जाने का अवसर मिला, जो स्थिति वहां पर थी वो बहुत ही भयावह स्थिति थी। मेरे ख्याल से 10,000 लोगों की जो है उस आपदा में काल मृत्यु हुई। लेकिन उस समय केंद्र के अंदर UPA की सरकार थी, सोनिया जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने उस आपदा से उभरने के लिए उत्तराखंड राज्य को भरपूर जो है मदद करने का काम किया। लगभग 7,500 करोड़ का पैकेज दिया, जिसमें से 3,500-4,000 करोड़ रुपया हमको मिला, और जिसके माध्यम से हमने रिहेबिलिटेशन का काम किया। जब आपदा आई तो ऐसा लगता था कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन हमारी सरकार ने उस आपदा से लड़ते हुए, और जब राहुल गांधी जी केदारनाथ पैदल यात्रा पर आए तो उसका संदेश पूरे विश्व में गया कि ऐसा नहीं है कि
जो केदारनाथ की आपदा आई है उससे प्रदेश उभर नहीं पाया है। और हमने जो देखा इस बात को कि फिर जो है यात्रा प्रारंभ हुई और सारी स्थितियां सामान्य हुई। चमोली में जो त्रासदी हुई है बहुत ही भयावह है और जो आंकड़े हैं लगभग 231 लोग जो है कुछ मिसिंग है, इसकी जो है आकस्मिक मृत्यु हो गई है। मैं जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परिजनों को ईश्वर इतनी ताकत दे कि उस गहन दुख को वहन कर सके। जो मिसिंग लोग हैं, जिस तरीके से SDRF और ITBP और सेना के और तमाम अन्य जो एजेंसीज वहाँ पर काम कर रही थी, उन्होंने बड़ी तत्परता के साथ जो है कार्य को अंजाम देने का काम किया। जैसे ही घटना घटित हुई वैसे ही जो है ITBP के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया और कई लोगों की जान बचाने का काम किया है। और उसके बाद जो टनल है, उस टनल के अंदर अंदाज़ा है कि 30 से 40 के बीच में लोग जो है उसमें फंसे हुए हैं। अब वो किस स्थिति में है ये कहना बड़ा मुश्किल है। वहाँ पर रेस्क्यू कार्य चला, लेकिन उस रेस्क्यू ऑपरेशन को जिस तरीके से जो है सेना के जवान संचालित कर रहे थे, हम उसकी सराहना भी करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी। आपने स्वयं भी देखा होगा कि घटना के बाद जो है चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से मशीनरी भी वहाँ पर उतारी गई, ड्रिलिंग का प्रयास किया गया। शुरुआती दौर में ड्रिलिंग भी नहीं हो पाई, लेकिन जो ड्रिलिंग के परिणाम सामने आए हैं वो भी बहुत संतोषजनक नहीं है। उन लोगों तक अभी पहुँच नहीं बना सके जो अंदर फंसे हुए हैं लोग हैं। सरकार को मैं समझता हूँ चाहिए, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में और उत्तराखंड में जो जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं, उन परियोजनाओं को एक साइंटिफिक वे में जो है करने की आवश्यकता है। अब ये बात हो रही है कि हैंगिंग ग्लेशियर की वजह से ये घटना घटी थी, तो जो ग्लेशियर हैंगिंग स्थिति में आया तो एक दिन में तो नहीं आया। स्वाभाविक बात है वो कई लंबे समय से हैंगिंग ग्लेशियर के रूप में वहाँ पर रहा होगा। हमारे पास बड़े बड़े संस्थान हैं, वाडिया जैसे संस्थान हैं, उन संस्थानों को भी ये सब चीज़ें देखने की बात होनी चाहिए थी। सरकार को उनसे भी मदद लेनी चाहिए थी कि कहीं पर ऐसी स्थिति ना आ जाए कि कोई अप्रिय घटना घटे, लेकिन वो सब नहीं हो पाया। और ग्लेशियर टूटने के बाद ये बहुत बड़ी तबाही जो है चमोली के अंदर हुई। मैं वहाँ पर गया था और वहाँ जाने के बाद जो हालात वहाँ पर थे, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन सरकार का जो दायित्व बनता था वो सरकार ने पूरा नहीं किया। जैसे ही घटना घटित हुई तो जिन परिजनों के लोग वहाँ काम कर रहे थे, वो परिजन पूरे देश से वहाँ पर आने लगे, तो वहाँ पर ना तो कोई कंट्रोल रूम स्थापित था और ना ही उन लोगों को बैठने के लिए कोई व्यवस्था थी, ना उनके भोजन की कोई व्यवस्था थी, ना उनके पानी की कोई व्यवस्था थी। और जब मैंने DM से पूछा कि इन लोगों के लिए आपने क्या व्यवस्था की है, तो जिलाधिकारी ने मुझे अवगत कराया कि हमने जोशीमठ में जो है गुरुद्वारे में व्यवस्था की है। अब जोशीमठ से जो घटना स्थल है वो 13-14 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये कैसे संभव था जो लोग इस त्रासदी में हमारे बीच में नहीं रहे उनके परिजनों के लिए कि वो जोशीमठ से आना जाना कर पाते। वो तो बेचारे एक टांग पर खड़े थे, एक पैर पर खड़े थे कि किसी तरीके से उनके परिवार का व्यक्ति सकुशल मिले। अगर वो सकुशल नहीं है और अगर उसकी अकाल मृत्यु हुई है तो कम से कम उसकी डेड बॉडी मिले। तो लेकिन व्यवस्था नदारद थी। मैं कांग्रेस के लोगों को जो है विशेष तौर पर जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार उनका व्यक्त करना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोगों ने तत्काल प्रभाव से, यूथ कांग्रेस के लोगों ने तत्काल प्रभाव से वहाँ पर 2 शिविर स्थापित किए, जिसमें लोगों के रहने की व्यवस्था थी, खाने की व्यवस्था थी, उनके पेयजल की व्यवस्था थी, चाय की व्यवस्था थी। तो ये तमाम व्यवस्थाएं की और जो शिविर थे जिनके माध्यम से हम वहाँ पर राहत देने का काम कर रहे थे, उस शिविर में कोई सिर्फ ऐसा नहीं था कि हमने सिर्फ उन परिजनों तक सीमित थे जो वहाँ आए थे, बल्कि उसमें तो
चाहे सेना के जवान रहे हों, चाहे आईटीबीपी के लोग रहे हों, चाहे एसडीआरएफ के लोग रहे हों, या जो मजदूर काम कर रहे थे उनको भी हमने, चाहे अगर भोजन की आवश्यकता हुई तो भोजन उपलब्ध कराने का काम किया, उनको अगर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता हुई तो पेयजल उपलब्ध कराया। जो चीज़ भी हमसे संभव हो सकी उन तमाम चीज़ों को हमने उपलब्ध कराने का काम किया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से चमोली के प्रशासन ने इस शिविरों को बंद करने की बात कही, मैं समझता हूँ ये कदापि उचित कदम नहीं है। ये बहुत ही निंदनीय जो है कार्य चमोली के प्रशासन ने किया कि उन शिविरों को बंद करने की बात हो रही। भाई या तो सरकार व्यवस्था करती, अगर सरकार की व्यवस्था होती तो स्वाभाविक बात हम शिविर ही नहीं लगाते, लेकिन सरकार तो नदारद थी। और जो लोग मदद कर रहे हैं, जो उन्होंने शिविर लगाया, उसको बंद करने की बात प्रशासन के कदापि उचित नहीं है। हमने मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया जब हम उनसे मिले कि मुख्यमंत्री जी वहाँ पर समुचित व्यवस्थाएं आप करें, और जो सुरंग है, जिस सुरंग में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पर 30 से 40 के बीच में लोग हैं, वो उसका तत्काल प्रभाव से आप खोलने का काम करें, ताकि जो परिवार के लोग वहाँ पर आए हैं उनको जो है निजात मिल सके कि क्या स्थिति उनके परिजनों की है। तो बहुत भयावह जो है घटना वहाँ चमोली के अंदर घटित हुई। एक तरफ भाजपा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, और दूसरी तरफ चाहे वह कुलदीप सेंगर जी का मामला हो या यहाँ के विधायक महेश नेगी जी का मामला हो, उनके नेताओं के नाम आए दिन इस ऐसे महिला उत्पीड़न में पाए जाते हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, नारा तो बहुत अच्छा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी सुरक्षित रहेगी तभी तो बेटी पढ़ाई जा सकती है। अगर बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तो फिर बेटी पर पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा वो कैसे सार्थक हो पाएगा। और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, उत्तराखंड राज्य है जिसको हम देवभूमि कहते हैं। इस राज्य के अंदर जिस तरीके से आए दिन बेटियों के साथ, हमारी मातृशक्ति के साथ अनाचार हो रहा है, हम इसकी निंदा भी करते हैं, भर्त्सना भी करते हैं, लेकिन सरकार को जिस तत्परता के साथ काम करना चाहिए था, सरकार उस तत्परता के साथ काम नहीं कर रही है। इसी राज्य के अंदर देख लीजिए, भाजपा के संगठन मंत्री थे, उन्होंने अपनी ही पार्टी की एक महिला का शोषण किया। महिला ने पुलिस में एफआईआर दर्ज की, लेकिन आज तक कुछ आता पता नहीं। कोई कार्रवाई जो है पुलिस द्वारा नहीं की गई, प्रशासन द्वारा नहीं की गई। लगता है कि सत्ता के दबाव में जो है उसको जो है डाइल्यूट करने का काम किया गया। अब एक विधायक द्वारा एक महिला का शारीरिक शोषण किया जाता है, एक बच्ची का जन्म भी होता है। महिला कहती है कि विधायक जी का और उस बालिका का डीएनए कराया जाए ताकि वस्तु स्थिति सामने आ सके। लेकिन जिस तरीके से सरकार के दबाव में जांच को जो है कभी देहरादून पुलिस कर रही थी तो उसको अन्यत्र बदल दिया गया, और अंतोगत्वा कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, और न्यायालय ने कहा, हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे का और विधायक का डीएनए हो, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक डीएनए टेस्ट नहीं हो पाया। सरकार के दबाव में ये कृत्य हो रहा है। तो जब विधायकों से बेटियां सुरक्षित नहीं है, भाजपा के संगठन के लोगों से बेटियां सुरक्षित नहीं है, और जो बयान भाजपा के लोगों का आते हैं, कहते हैं कि महिलाओं को इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाजपा के नेताओं की सोच कैसी है। ये हालत है, ये स्थिति है। जब हम देश और अन्य प्रदेशों की बात करते हैं तो फिर तो वहाँ पर स्थिति बहुत ही भयावह है। इसी उत्तराखंड राज्य के अंदर देख लीजिए आप, एनआईवीएच के अंदर जो है इस तरीके से कृत्य हुआ। उत्तरकाशी के अंदर एक बालिका के साथ अनाचार होता है, उसके अंग भंग किए जाते हैं। पौड़ी में जो है एक बालिका को जिंदा जलाया जाता है। ये घटना नहीं, बहुत सारी घटनाएं हैं। तो नारा बहुत अच्छा है, लेकिन उस नारे के अनुरूप जो है सरकार को कृत्य भी करना चाहिए, जो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है और दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड इस मामले में पहले स्थान पर है। इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, जब 2017 का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो सत्ता में बैठे हुए लोगों ने एक नारा बुलंद करने का काम किया। उन्होंने कहा कि नौजवान साथी अगर डबल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग करेंगे तो हम नौजवान साथियों को रोजगार देंगे। 4 साल का कार्यकाल सरकार का पूरा हो गया है और इन 4 वर्षों में मुख्यमंत्री के जब हम बयान देखते हैं तो उन बयानों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हजारों हजार नौजवान साथियों को सरकारी सेवाओं में लिया गया, लेकिन जो बयान है वो सिर्फ समाचार पत्रों की कतरन तक सीमित रहे। कोई सरकारी विज्ञप्ति सरकार के माध्यम से नहीं निकाली गई और जो निकाली गई उसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। आपके सामने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का जो घोटाला हुआ वो आपके सामने है। तो नौजवान साथियों को रोजगार देने में सरकार पूरी तरीके से जो है विफल साबित हुई है और नंबर 1 पर है। बेरोजगारी के मामले में प्रदेश जो है, ये तगमा भी जो है त्रिवेंद्र जी के ही माथे पर है। और जब हम पूरे देश के राज्यों की समीक्षा करते हैं तो उसमें भी नंबर 1 पर जो है उत्तराखंड राज्य है। ये तगमा भी जो है त्रिवेंद्र सिंह को ही मिला है। तो ये हालत है, ये स्थिति है। नौजवान साथी सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, अपने लिए रोजगार की मांग कर रहा है, उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सदन में जब हमने विषय को उठाया तो सरकार ने कहा कि हमने 7 लाख नौजवान साथियों को रोजगार दिया है, लेकिन सरकार ये बताने में पूरी तरीके से विफल रही कि कितने नौजवान साथियों के आपने सरकारी सेवाओं में नौकरी देने का काम किया। हाँ, संसदीय कार्य मंत्री जी ने ये जरूर कहा कि हमने मनरेगा के माध्यम से भी जो है लोगों को रोजगार देने का काम किया है। तो भाई, मजदूरी तो आदमी कहीं भी कर सकता है और ये मनरेगा जिसका जिक्र जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया, इस मनरेगा के परिप्रेक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में क्या वक्तव्य दिया था कि ये मनरेगा जो है कांग्रेस की विफलताओं का ताज है। और आज कोरोना की इस महामारी में जो है मनरेगा ही हथियार के रूप में जो है सामने आया है। तो नौजवान साथियों से छलावा करने का काम जो है इस सरकार ने किया है और मैं समझता हूँ कि आज नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। एक साल में 2 करोड़ नौजवान साथियों के रोजगार की बात थी, लेकिन रोजगार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो कह रहे हैं कि पकौड़ा तल करके आप रोजगार ढूंढो या अन्य जो व्यवसाय हैं बूट पॉलिश करके जो है आप रोजगार ढूंढो। तो इस तरीके की बात सरकार कर रही है। मैं समझता हूँ कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने नौजवान साथियों के घाव पर जो है नमक छिड़कने का काम किया है, जिसे नौजवान कभी जो है स्वीकार नहीं करेगा। अपने सरल, सौम्य एवं बेदाग छवि के कारण आप लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। निश्चित ही आपका भी कोई प्रेरणा स्रोत रहा होगा। किन से प्रेरित होकर आप राजनीति में आए? स्वाभाविक बात है, मैंने जब जिक्र किया कि राजनीति मुझे विरासत में मिली है, तो मेरे पिताजी देश की आज़ादी के बाद जब लोकतंत्र की स्थापना हुई सन 52 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, उसमें पराजित रहे। सन 57 में फिर निर्दलीय के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया और 58 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा जी जो है चक्रोता आई। उसके बाद मेरे पिताजी ने कांग्रेस में प्रवेश किया और वो लगातार जो है उत्तर प्रदेश में विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में कार्य करते रहे और उनको सौभाग्य मिला कि वो निर्विरोध विधायक के रूप में भी जो है उत्तर प्रदेश में चुने गए। तो उनसे प्रेरणा लेकर के, उनसे प्रेरित होकर के जिस तरीके से राजनीति में रहते हुए उन्होंने क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश के लोगों की सेवा करने का काम किया, तो उससे प्रेरित होकर के मैं राजनीति में मैंने प्रवेश किया और उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया उस मार्ग पर जो है मैं चलने का भरकस प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और कांग्रेस की राजनीति में निश्चित रूप से मुझे सौभाग्य मिला
इंदिरा जी को देखने का, मुझे सौभाग्य मिला राजीव गांधी जी को देखने का, सोनिया जी को और राहुल गांधी जी को देखने का। इन तमाम लोगों के रास्ते पर जो है हम सब ने चलने का काम किया है। और मैं कह सकता हूँ कि इस राष्ट्र के लिए जो विचारधारा कांग्रेस की है, उस विचारधारा के साथ ही हम राष्ट्र को एक रख सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि आज देश जिस मुकाम पर खड़ा है, देश को इस मुकाम पर खड़े करने का काम कांग्रेस ने किया है। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे प्रेरित होकर के राजनीति में आए। और मैं चक्रोता के लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक बार उत्तर प्रदेश में मुझे विधायक के रूप में क्षेत्र और प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया। और जब राज्य निर्माण हुआ, राज्य निर्माण के बाद मैं 5वीं बार जो है विधायक चुन करके आया और 10 साल मंत्री के रूप में भी काम करने का अवसर मिला। तो कोशिश की, प्रयास किया कि जो रास्ता हमारे पूर्वजों ने हमको दिखाया, उस रास्ते पर हम चलें और ईमानदारी के साथ प्रदेश की सेवा करने का हम काम करें। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर